हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 मई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली जो न्यूज़ ली गई है वो है कि मुस्लिमों को वोट जिहाद को बोल रहा इंडी गठबंधन मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव में अपनी हार सुनिश्चित देख विपक्षी गठबंधन इंडी अब मुस्लिमों को वोट जिहाद करने के लिए बोल रहा है। हमने लव जिहाद और लैंड जिहाद के बारे में सुना हुआ था, लेकिन अब वोट जिहाद का भी शब्द सुनने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडी गठबंधन के घटक दल के एक पढ़े लिखे मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले नेता ने वोट जिहाद का आह्वान किया है, ना कि किसी मदरसे में पढ़े नेता ने। इससे इंडी की रणनीति और सोच का भी पता चलता है वह कितना खतरनाक है। मोदी गुजरात के आणंद, जूनागढ़, जामनगर और सुरेंद्रनगर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। इसमें उन्होंने इरादे जगजाहिर किए हैं इंडी गठबंधन के। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी व सपा नेता मारिया आलम खान ने पिछले दिनों फर्रुखाबाद में गठबंधन प्रत्याशियों के भी उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा है। मजे की बात यह है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं और शहजादे यानी कि राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए उतावले हैं। उन्होंने कहा कि वैसे इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है। पाकिस्तान और कांग्रेस की इस मिली भगत का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन भारत में मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर सरकार चाहते हैं। सर्वे की आड़ में राजनीतिक दल बंद करें मतदाताओं का पंजीकरण। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों को उनकी तरफ से किए जा रहे सर्वेक्षणों पर चुनाव आयोग ने तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों से भी इस तरह के कदमों को तुरंत बंद करने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि वे मतदाताओं को चुनाव के बाद अपनी प्रस्तावित लाभार्थी योजनाओं को लेकर किसी तरह का प्रलोभन नहीं दे सकते हैं। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता के एक तरह का भ्रष्ट आचरण है। वे मतदाताओं के नंबर, नाम, फ़ोन, राशन कार्ड या उनकी दूसरी जानकारी भी नहीं ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को यह निर्देश तब दिया जब उनके पास कुछ राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनाए जाने वाले इस तरह के हथकंडे की जानकारी हुई है, जिसमें मतदाताओं को चुनाव बाद के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। इसके लिए मतदाताओं के उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, खेती वाली ज़मीन का ब्यौरा आदि शामिल है। खास बात यह है कि इस सर्वेक्षण में राजनीतिक दल सीधे तौर पर शामिल नहीं है, बल्कि उनके नाम पर यह काम किया जा रहा है। इसके जरिए एप्लीकेशन, विज्ञापन व फॉर्म आदि की मदद ली जा रही है। आयोग ने कहा है कि यदि राजनीतिक दल भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो वे तुरंत इसे बंद कर दें। 4 तरह की श्रेणियों में बदल जाएंगी समस्त ट्रेनें। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण अभियान के तहत पुराने संस्करण की ट्रेन पीछे छूट जाएंगी और सारी की सारी ट्रेनें नए स्वरूप में आ जाएंगी। पटरियों पर अब 4 तरह की ट्रेनें दौड़ेंगी। छोटी दूरी के लिए वंदे भारत मेट्रो, मध्यम दूरी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस और लंबी दूरी के लिए 2 तरह की ट्रेनें चलाई जाएंगी, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत ट्रेनों को अगले पड़ाव पर ले जाने की तैयारी है। रेलवे अब इन्हीं 4 संस्करणों में सारी ट्रेनों को बदलने में जुटा है। अगले 7 से 8 वर्षों में सारी ट्रेनों को बदलने की तैयारी है। वंदे भारत मेट्रो कम से कम 4 और अधिक से अधिक 16 बोगियों की होगी। यह उन बड़े शहरों के लिए चलाई जाएगी जिनके आसपास लगभग 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर कोई दूसरा शहर या उपनगर होगा। इसका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। छोटे शहरों से बड़े शहरों में नौकरी या कारोबार करने के लिए रोजाना आने जाने वाले ट्रेन यात्रियों को इससे सुविधा होगी। जैसे पटना से गया, दिल्ली से मेरठ, आगरा से मथुरा, लखनऊ से कानपुर जैसे शहरों के बीच यह ट्रेन चलाई जाएगी। भीड़ और ज़रूरत को देखते हुए बोगियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। किराया सामान्य ट्रेनों की तरह होगा, लेकिन सुविधाएं अत्याधुनिक होंगी। वंदे भारत मेट्रो पर काम तेजी से चल रहा है। 50 ट्रेनें लगभग तैयार हैं। जुलाई में परीक्षण
के बाद पहली ट्रेन आ भी जाएगी। इसके लिए देश भर में 124 रूटों की पहचान की गई है। मेट्रो की तर्ज पर ही वंदे मेट्रो की भी गति अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 500 से 800 किलोमीटर के बीच के दो शहरों के आने जाने के लिए मध्यम दूरी की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, किंतु बढ़ाकर 200 किलोमीटर करना है। अभी एसी ट्रेनों की संख्या 75 है, इसे बढ़ाकर 400 करना है। रेलवे द्वारा लंबी दूरी के लिए दो तरह की ट्रेनें डिजाइन की जा रही हैं। वंदे भारत स्लीपर जो लगभग 800 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा के लिए चलाया जाएगा, यह एसी ट्रेन होगी। दूसरी ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस होगी जो बिना एसी की होगी। उन्हें उन रूटों पर चलाया जाना है जहां वेटिंग की समस्या ज़्यादा है। इन दोनों ट्रेनों को अधिकतम गति से चलाने की तैयारी है। दोनों तरह की ट्रेनों में कम से कम 12 एवं अधिकतम 16 बोगियां होंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, केंद्र ने दी दलील, सरकार के नियंत्रण में नहीं है सीबीआई। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार के मुकदमे पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। केंद्र ने कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं है। सीबीआई को केंद्र सरकार का विभाग नहीं माना जा सकता है। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत विधायी संस्था है। दूसरी ओर बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि जब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सहमति वापस ले ली है तो फिर सीबीआई कैसे केस दर्ज कर जांच कर सकती है। मामले में अगले सप्ताह फिर बहस होगी। बंगाल सरकार ने राज्य में सीबीआई जांच की आम सहमति 16 नवंबर 2018 को वापस ले ली थी, लेकिन कई मामलों में सीबीआई बंगाल में जांच कर रही है। कई मामलों में कोर्ट से निर्देशित हैं। मामले पर गुरुवार को जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई की है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वाद पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 131 में मुकदमा सिर्फ तभी दाखिल हो सकता है जब कि विवाद एक या एक से अधिक राज्यों और केंद्र के बीच हो। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के चुनाव में लागू किया महिला आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला आरक्षण लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने SCBA में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसी महीने 16 मई को होने वाले SCBA चुनाव में कार्यकारी समिति के 9 पदों में 3 पद और वरिष्ठ कार्यकारी सदस्यों के 6 पदों में 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि SCBA पदाधिकारियों के पदों में कम से कम 1 महिला के लिए आरक्षित होगा और यह आरक्षण रोटेशन से लागू होगा। कोर्ट ने इस वर्ष के चुनाव में कोषाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित घोषित किया है। ई बसों के लिए सरकार ला रही PSM फार्मूला। नई सरकार का गठन होते ही डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बस लाने की कवायद शुरू हो जाएगी। राज्यों को इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने में वित्तीय दिक्कतों से बचाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने एक फार्मूला तैयार किया है। पेमेंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट यानी कि PSM नामक इस फार्मूले के तहत इलेक्ट्रिक बस सप्लाई करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को उनके भुगतान करने की गारंटी होगी और राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग को भी इलेक्ट्रिक बस के बदले तत्काल भुगतान नहीं करना होगा। इस फार्मूले के तहत डीजल बसों को हटाकर इलेक्ट्रिक बस लेने के लिए देश भर में 15 राज्य तैयार भी हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब जैसे राज्य प्रमुख हैं। मंत्रालय की बात करें तो PSM फार्मूले का कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि 1 लाख से अधिक डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों को लाने की कवायद इस साल शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि दुनिया की नज़र में है लोकसभा चुनाव। चूँकि विश्व में भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बेहतरीन पहलू लोकतंत्र है, इसलिए हमें उसे पूर्ण अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू द्वारा। हाल ही में कई देशों की यात्रा के दौरान तमाम सेवानिवृत्त राजनेताओं के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों से चर्चा का अवसर मिला।
उनसे चर्चा के बाद लगा कि हालिया दौर में भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ी है और इसके साथ ही देश में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर भी कुछ चिंताएं सामने आ रही हैं। इन चर्चाओं में स्वाभाविक रूप से मैंने जोर देकर कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और अभी वहाँ मानव इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी कवायद चल रही है। जब देश में चुनावी प्रक्रिया चल रही हो तो देश को लेकर विदेश में बन रही धारणाओं की थाह लेना काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। किसी भी देश को प्रतिष्ठा को मापने के दो प्रमुख मापदंड अहम माने जाते हैं, एक सामरिक शक्ति और दूसरी आर्थिक शक्ति। आवश्यक नहीं है कि सामरिक रूप से शक्तिशाली देश को वैश्विक लोकप्रियता मिले, लेकिन उसे एक महत्वपूर्ण देश की प्रतिष्ठा अवश्य मिल जाती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका महत्व बढ़ता है। आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश की और कमजोर आर्थिक वाले देश मदद की उम्मीद लगाए रहते हैं। ऐसे देश को क्षति पहुंचाने को लेकर उनमें मन में डर बना रहता है। यही कारण है कि समकालीन विश्व में सामरिक एवं आर्थिक के साथ ही विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी और नवाचार के दम पर अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति गिना जाता है। चीन भी उसी की राह पर है। भारत ने भी सैन्य एवं आर्थिक मोर्चे पर दशकों से निरंतर प्रगति की है जिसमें सभी सरकारों का योगदान रहा है। पिछले एक दशक में मोदी सरकार भी उसी दिशा में सक्रिय रही है। आज भारत जिस स्थिति में पहुंचा है उसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनकी सरकार में वित्त मंत्री रहे कालांतर जो प्रधानमंत्री भी बने मनमोहन सिंह के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। राव के दौर में ही आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब समाजवाद भले ही गलत समझा जाने वाला शब्द हो, लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद जब भारत को सामंतवाद और आर्थिक गतिहीनता की स्थिति से निकालकर समाजवादी समतावादी समाज की स्थापना एवं देश को आर्थिक प्रगति की राह पर बढ़ाने जैसे लक्ष्य सामने थे, तब ऐसी स्थिति में भारतीय राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होनी थी। निसंदेह दुनिया का ध्यान प्राचीन भारत की उपलब्धियों की ओर आकर्षित कराया जाना चाहिए, लेकिन भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बेहतरीन पहलू उसका लोकतंत्र है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश किस तरह अपने लोकतंत्र को कायम रखे हुए है यह विश्व के समक्ष किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इसलिए लोकतंत्र की सेहत और स्वतंत्र संस्थानों के माध्यम से सभी नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण सदैव दूसरों की निगरानी में रहेगा। जब तक हम लोकतंत्र को पूर्णतः अक्षुण्ण बनाए रखेंगे तब तक भारत की सॉफ्ट पावर मुखरता के साथ अपनी चमक बिखेरती रहेगी। कौन खतरा बन रहा है आरक्षण के लिए? ये जो मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है उस पर यह आर्टिकल लिखा गया है और ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, इसलिए इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज पर पहली न्यूज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों का बेहतर प्रदर्शन जारी। भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की गतिविधियां अप्रैल में धीमी रही हैं। हालांकि परिचालन स्थितियों में 3.5 साल में दूसरा सबसे तेज सुधार दर्ज किया गया है, जिससे बढ़ती मांग का समर्थन मिला है। मौसमी रूप से समायोजित HSBC इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधन सूचकांक अप्रैल में घटकर 58.8 हो गया है, जो मार्च में 59.1 था। PMI के तहत 50 से ऊपर सूचकांक होने का मतलब उत्पादन गतिविधियों में विस्तार है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को दर्शाता है। अगले 2 वर्षों में 6.6% की दर से बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिकी के 7.8% से बढ़ने का अनुमान है। OECD के नवीनतम आंकड़े आउटलुक के अनुसार अगले 2 वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास दर में लगभग 6.6% रह सकती है। हालांकि वैश्विक एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि वैश्विक व्यवधान आर्थिक प्रगति पर असर डाल सकते हैं। पेरिस स्थित अनुसंधान संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र से निकल रही मांग का लाभ मिलेगा, लेकिन निजी खपत में वृद्धि सुस्त रहेगी। OECD 37 सदस्य देशों का एक समूह है जो आर्थिक और सामाजिक नीति पर चर्चा करता है। वृद्धि बनाए रखने के लिए सभी बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा जरूरी। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा के मामले में भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे निचली कतार में है। उसे तेजी से बढ़ती आबादी की ज़रूरत को पूरा करने और वृद्धि की रफ्तार को कायम रखने के लिए सबको स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने की ज़रूरत है। एशियाई विकास बैंक ने गुरुवार को एजिंग वेल इन एशिया शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि दक्षिण कोरिया और थाईलैंड ने यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज
हासिल कर लिया है, जबकि भारत समेत कई देशों में वृद्ध लोगों के बीच स्वास्थ्य बीमा की पहुंच सबसे कम 21% है। हालांकि ADB की वरिष्ठ अर्थशास्त्री इकोवो किवावा ने कहा है कि गरीब लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा देने वाली आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं आने के बाद से बुजुर्गों का स्वास्थ्य कवरेज बेहतर हुआ है। नंबर के साथ दिखेगा कॉल करने वाले का नाम। संचार साथी पोर्टल से चोरी से के मोबाइल को ब्लॉक करने जैसी सुविधा के बाद इस साल अनचाहे कॉल से भी मोबाइल फ़ोन उपभोक्ताओं को राहत मिल जाएगी। कॉलर नेम प्रेजेंटेशन यानी कि सीनैप यानी नंबर के साथ कॉल करने वाले के नाम के प्रदर्शन की सुविधा भी टेलीकॉम कंपनियां इस साल शुरू कर देंगी। नई सरकार के गठन के बाद दूरसंचार विभाग इस संबंध में दूरसंचार कंपनियों को औपचारिक निर्देश जारी कर देगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों से सीनैप सुविधा संबंधित ट्रायल शुरू करने के लिए कहा गया है कि इस सुविधा को देश भर में लागू करने से पहले 3 महीने तक कुछ खास इलाके में कंपनियां ट्रायल कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि अगले 6 से 8 महीने में यह सीनैप की सुविधा बहाल हो सकती है। अब आते हैं हम इंटरनेशनल पेज पर। भारत ने UN सदस्यता के लिए फिलिस्तीन का फिर किया समर्थन। भारत ने फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का फिर समर्थन किया है। भारत ने उम्मीद जताई है कि फिलिस्तीन के UN की पूर्ण सदस्यता के आवेदन पर फिर से विचार किया जाए। पिछले महीने मसौदा प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 12 सदस्यों ने पक्ष में वोट दिया था। स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन अनुपस्थित रहे और अमेरिका ने वीटो किया था। चीन समर्थक जेरेमेह मेनल बने सोलोमन के नए प्रधानमंत्री। दक्षिण प्रशांत द्वीप देश सोलोमन के सांसदों ने गुरुवार को पूर्व विदेश मंत्री जेरेमेह मेनल को नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। चीन समर्थक नेता जेरेमेह ने चीन के करीब लाने वाली देश की अंतर्राष्ट्रीय नीति को जारी रखने का पक्ष किया है। गवर्नर जनरल सर डेविड मुनैगी ने संसद भवन में के बाहर घोषणा की कि 50 सदस्यीय संसद में जेरेमेह को 31 जबकि विपक्षी नेता मैथ्यू वॉलेस को 18 वोट मिले हैं। तो ये आज का 3 मई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।